राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म दिया गया है, ट्रिब्यूनल्स या अथॉरिटीज़ हैं, तो उनके बारे में बताना चाहूँगा। ट्रिब्यूनल एंड रेंट अथॉरिटी अलग चीज़ें हैं एक्ट के अंतर्गत। रेंट अथॉरिटी का चैप्टर अलग है। नेक्स्ट वीडियो, आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें बताऊँगा। ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताना चाहूँगा। ट्रिब्यूनल सेक्शन 2 आई के अंदर, ए के अंदर डिफाइन किया गया है। जब हम ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो दो तरह के ट्रिब्यूनल होते हैं हमारे, रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। अब जब रेंट ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन, सेक्शन 2 के अंदर बस इतनी डेफिनेशन दी गई है कि रेंट ट्रिब्यूनल से मतलब ऐसे ट्रिब्यूनल से है जो सेक्शन 13 में रेफर किया गया है, जो सेक्शन 13 में कॉन्स्टिट्यूट। जबकि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जिसको डिफाइन किया गया सेक्शन 2B के अंदर रेंट कंट्रोल एक्ट के, में सिर्फ इतना दिया गया है कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल से मीनिंग उस अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल से है जिसको किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेक्शन 19 के अंतर्गत। सबसे पहले हम लेते हैं रेंट ट्रिब्यूनल को सेक्शन 2G के अंदर और सेक्शन 13 रेंट कंट्रोल के। रेंट ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस प्लेस के लिए कंस्टिट्यूट का संख्या क्या होगी, नंबर्स क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही तय की जाए। जब मैंने आपको, आप लोगों को ये बताया था कि जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो किन स्थानों पे लागू होता है, मैंने बताया था कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरियाज पे लागू होता है। अब रेंट ट्रिब्यूनल जो जनरली कंस्टिट्यूट होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया पे ही कंस्टिट्यूट, के बैठने का स्थान, संख्या स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। नोटिफिकेशन जारी करके इनका कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जाती है। जहाँ तक इन रेंट ट्रिब्यूनल में प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स की बात है, ये वन मेंबर ट्रिब्यूनल होता है, और जो वन मेंबर ट्रिब्यूनल होता है वो वन मेंबर अपॉइंट होता है हाई कोर्ट द्वारा। ही इज नोन एज प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल। क्वालिफिकेशन के बारे में एक्ट में दे रखा है। एक्ट में ये दे रखा है कि राजस्थान जुडिशल यानी RJS का ऑफिसर सीनियर सिविल जज रैंक का होगा, का प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने। ये भी पावर स्टेट गवर्नमेंट के को दी हुई है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक से अधिक रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। और उस सूरत में जहाँ पे एक एरिया के अंदर एक से अधिक रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, वहाँ पे जो बिजनेस है बिटवीन डिफरेंट रेंट ट्रिब्यूनल्स, स्टेट गवर्नमेंट ही रेगुलर करती है। ये रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में है। अब ऐसे ही जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 2B के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल से मतलब ऐसे रेंट अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो सेक्शन 9, सेक्शन 13 यानी रेंट ट्रिब्यूनल और सेक्शन 19 यानी अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, दोनों के बारे में एक कॉमन प्रोविजन कि जैसे रेंट ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन पावर या बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट पावर है या नंबर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल्स तय करने की बात है या प्लेस ऑफ वर्किंग की बात है, जैसे सेक्शन 13 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट करती है, वो सेक्शन 19 में भी स्टेट गवर्नमेंट की रेंट ट्रिब्यूनल को नोटिफिकेशन जारी करके कर सकती है, प्लेस ऑफ सिटिंग को तय कर सकती है, नंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स तय कर सकती है। यदि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक से ज़्यादा अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं तो उनके बीच में बिजनेस रेगुलेशन और बिजनेस की पावर स्टेट गवर्नमेंट। बट जब बात आती है कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में भी एक मेंबर ट्रिब्यूनल ही होता है, वन मेंबर ही होता है, और उस मेंबर को प्रेजाइडिंग ऑफिसर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल
माना जाता है। एक जो पावर आगे हम जब बात करते हैं पावर्स की, रैन ट्रिब्यूनल तो बेसिकली वो सारे डिस्प्यूट्स आते हैं ओरिजिनली आते हैं, जो डिस्प्यूट पटिशन के मार्फत पेश होते हैं रैन ट्रिब्यूनल में पेश होता है, और उस पटिशन पे उस डिस्प्यूट पे रैन ट्रिब्यूनल जो भी फाइनल ऑर्डर पास करता है वो अपील में मैटर जाता है, फिर अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल। तो ये हुआ इन ट्रिब्यूनल्स के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इनकी प्लेस ऑफ सिटिंग के बारे में, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के बारे में। अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल के बारे में एक चीज़ ऐसी है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर रैंक का ऑफिसर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर रैंक में कम से कम साल की अपनी सेवाएं दे चुका है। अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर नियुक्त होता है। अब हम जुडिक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले रैन ट्रिब्यूनल के जुडिक्शन की बात करते हैं। किराया अधिकरण, हिंदी में बोलेंगे किराया अधिकरण। किराया अधिकरण का जुडिक्शन क्या है? रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत। अब इसके लिए सेक्शन 18 में देखना पड़ता है। सेक्शन 18 ये बात कहता है कि डिस्प्यूट टेनेंसी संबंधी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच की सुनवाई का क्षेत्राधिकार का जरूरी रेंट ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बाहर किया गया सेक्शन 18 के अंदर। या किराएदार से संबंधित है, या कनेक्टेड अन्य कोई डिस्प्यूट है, या उसके एंसिलरी कोई डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट भी रेंट ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार होगा। बट ये जो कनेक्टेड और कुछ एंसिलरी जुडिक्शन दे रखा है, शुरुआती तौर पे जब 2001 में ये एक्ट लागू हुआ तब तो रेंट ट्रिब्यूनल के पास ही था, लेकिन 2017 में अमेंडमेंट हुआ राजस्थान रेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 2001 में, और उसमें एक रेंट अथॉरिटी पावर्स दी गई है। कुछ एंसिलरी ऐसे मैटर्स हैं किराएदारी से संबंधित है, वो अब वर्तमान में रेंट अथॉरिटी को दे दिए गए हैं, जिसके संबंध में अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन सेक्शन 18 के अंतर्गत वो भी जुडिक्शन है रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत टेनेंसी से संबंधित, टेनेंसी से रिगार्डिंग जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच है, का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट का बाहर कर दिया गया है, और वो क्षेत्राधिकार दे दिया गया है रेंट ट्रिब्यूनल किराया अधिकरण को। अभी देखने जैसी बात है कौन से डिस्प्यूट है टेनेंसी के, जैसे सेक्शन 6 और 7 के डिस्प्यूट, डिवीजन ऑफ रेंट के डिस्प्यूट सेक्शन 6, वो डिस्प्यूट जाएंगे रेंट ट्रिब्यूनल में, जाएंगे किराया अधिकरण में जाएंगे। ऐसे ही लिमिटेड पीरियड के लिए टेनेंसी क्रिएट करनी है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या 3 साल के लिए, की पटिशन भी रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगी सेक्शन 8 के अंदर, जो ज्वाइंट पटिशन होती है। लैंडलॉर्ड के ग्रीवेंसी से लैंडलॉर्ड चाहता है कि ये पक्ष में ऐसे ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके आधार पर बेदखली हो सकती है टेनेंट की। का जो डिस्प्यूट है सेक्शन 9 का प्रोसीजर सेक्शन 15 में दे रखी है, वो डिस्प्यूट पटिशन के थ्रू रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर के पास ही जाएगा। जैसे हमें पता है कि सेक्शन 9 के अंदर कम से कम 15 ग्राउंड दे रखे हैं जिनके आधार पे एक लैंडलॉर्ड लेट आउट की गई प्रीमाइसिस से टेनेंट को इविक्ट करा सकता है, बेदखल करा सकता है। संबंधित डिस्प्यूट सेक्शन 18 में रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाता है। ऐसे सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 में लैंडलॉर्ड को ये अधिकार दिया गया है कि यदि परिस्थितियां दी गई हैं जिनमें एक लैंडलॉर्ड इमीडिएट पोजेशन सीक कर सकता है, इमीडिएटली बेदखल करा सकता है, अगर सेक्शन 9 के ग्राउंड भी नहीं है बेदखली के बावजूद भी, अगर सेक्शन 10 में जो परिस्थितियां दी गई हैं, दी गई हैं, उनमें से कोई सर्कमटेंस एग्जिस्ट करती है, तो राइट बनता है लैंडलॉर्ड का कि सेक्शन 10 की पटिशन ला सकता है बेदखली की टेनेंट के खिलाफ, और उसमें प्रोसीजर अप्लाई करती है सेक्शन 16 की। वो पटिशन भी, सेक्शन 10 की पटिशन भी बेदखली की भी रेंट ट्रिब्यूनल यानी किराया अधिकरण के सामने ही आती है, सेक्शन 18 का यह निर्देश। सेक्शन 11 में रेस्टोरेशन पोजेशन की बात की गई, सर किराएदार को
के लैंडलॉर्ड ने भूस्वामी या किसी आधार के जबरदस्ती विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ बेदखल कर दिया गया है, अपने पोजेशन को रेस्टोर कराने का अधिकार है टेनेंट का, और सेक्शन 11 की पिटिशन ला सकता है। वो पिटिशन भी रेंट ट्रिब्यूनल में आएगी सेक्शन 18 के अंतर्गत। इसके अलावा सेक्शन 19 से है 19A में भी रेंट ट्रिब्यूनल की पावर है। सेक्शन 19 के ए के अंतर्गत रेंट ट्रिब्यूनल की पावर यह है कि यदि कोई प्रोसीडिंग रेंट ट्रिब्यूनल के सामने चल रही है, किराया अधिग्रहण के सामने चल रही है, और लैंडलॉर्ड द्वारा कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो रेंट ट्रिब्यूनल ऐसा आदेश पारित कर सकता है कि द पेंडेंसी ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स टेनेंट शैल कंटिन्यू पे द रेंट द लैंडलॉर्ड। ये इन कार्रवाइयों के रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित रहने के दौरान किराएदार टेनेंट लैंडलॉर्ड को किराया अदा करता रहेगा, ऐसे आदेश पारित कर सकता है सेक्शन 6 के अंतर्गत। संबंध में जो एप्लीकेशन लगती है वो 19A के अंतर्गत लगती है, वो लगती है रेंट ट्रिब्यूनल के सामने यदि रेंट ट्रिब्यूनल के पेंडिंग है। अब सेक्शन 18 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के अंदर तो मेन प्रोविजन है जो डिस्प्यूट है मेन, वो मैंने बता दिया उनकी पटिशंस रेंट कहाँ पे आएंगी, वो आएंगी रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, और रेंट ट्रिब्यूनल तय भी करेगा। बट हमें पता है कि सेक्शन 3 है एक राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 में, के अंदर कुछ प्रोमाइजेज लिखी दी गई हैं जिनके संबंध में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट तो लागू होता है, बट सेक्स एक्ट के दो प्रोविजन चैप्टर्स, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 लागू नहीं होते। चैप्टर 2 में रिवीजन ऑफ रेंट के प्रोविजन है, सेक्शन 6 और 7 है जो चैप्टर 2 में। ऐसी चैप्टर 3 में 3 प्रोविजन है, सेक्शन 8, 9, 10। सेक्शन 8 में लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के संबंध में है। सेक्शन 9 में बेदखली के ग्राउंड है, इन ग्राउंड्स पे लैंडलॉर्ड टेनेंट के खिलाफ पिटिशन ला सकता है। सेक्शन 10 में भी कुछ ग्राउंड दे रखे हैं जिनके आधार पर इमीडिएट पोजेशन की पिटिशन आ सकती है। बट ये जो सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 10 यानी चैप्टर 2 और 3 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के, ये प्रोविजन उन टेनेंसीज पे उन प्रोमाइजेज पे लागू नहीं होते जो प्रोमाइजेज सेक्शन 3 के अंदर दी गई है। सेक्शन 3 के अंदर कौन सी प्रोमाइजेज दी गई इसके एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रेफरेंस के तौर पे बता देता हूँ कि जनरली इसमें ऐसी प्रोमाइजेज हैं जो या तो सरकार या सरकार की किसी कंपनी की प्रोमाइजेज हैं, या सरकार को या सरकार की किसी या किसी बैंक को या किसी बैंक ने किराए पे दी है या किराए पे ली है, या ट्रस्ट वगैरह की ऐसी प्रोमाइजेज जो किराए पे दी गई या ली गई है, प्रोमाइजेज हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर राजस्थान टेनेंसी एक्ट तो लागू होता है इन प्रोमाइजेज संबंध में भी, लेकिन चैप्टर 2 और 3 के प्रोविजन लागू नहीं होते। चैप्टर 2 और 3 से संबंधित जो अगर कोई पटिशन आती है, सपोज फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है सेक्शन 9 की बेदखली के प्रोविजन तो लागू ही नहीं होते टेनेंसी प्रोमाइजेज के संबंध में। फिर अगर बेदखली करानी है या रिवीजन ऑफ रेंट कराना है, कौन से प्रोविजन लागू होंगे? फिर प्रोविजन उसके बारे में सेक्शन 18 में दिया गया है कि ऐसे मामलों में सेक्शन 3 की टेनेंसीज के मामलों में, प्रोमाइजेज के मामलों में जो डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट ऐसा है जो सेक्शन चैप्टर 2 और 3 की परिधि में ये जैसा है, वो डिस्प्यूट जनरल ऑफ टेनेंसी के ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग तय होगा, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग तय होगा, या अदर कोई सब्सटेंटिव लॉ है उसके अकॉर्डिंग तय होगा। लेकिन उस तय करने की प्रक्रिया वही होगी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर दी गई है। एक और इसमें एक लिमिटेशन है सेक्शन 18 में रेंट ट्रिब्यूनल के जुडिशन के बारे में एक लिमिटेशन ये है, यदि किराएदारी का डिस्प्यूट अनंतर राजस्थान गवर्नमेंट प्रीमाइजेज अनऑथराइज ऑक्यूपेंट एक्ट 1964 से संबंधित कोई डिस्प्यूट है, एक ऑर्डिनेंस है संबंधित कोई डिस्प्यूट है किराएदारी का, वो भी राजस्थान रेंट कंट्रोल के तहत नहीं आएगा। तो भी उसको तो रेंट ट्रिब्यूनल तय ही नहीं करेगा, उसकी पिटिशन तो रेंट ट्रिब्यूनल में लगेगी ही नहीं, ये ध्यान रखना है।
ये कौन से डिस्प्यूट प्रीमाइसेस से संबंधित या टेनेंसी से संबंधित राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के अंदर नहीं आएंगे और कौन से आएंगे? एक पावर और है रेंट ट्रिब्यूनल की, किराया अधिकरण की, सेक्शन 20 है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का। एग्जीक्यूशन पावर, जो भी अवार्ड पास हो रहे हैं, ऑर्डर्स पारित किए जा रहे हैं, भले वो रेंट ट्रिब्यूनल, ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो ऑर्डर पास किया है रेंट ट्रिब्यूनल ने या फाइनल ऑर्डर पास किया है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, एग्जीक्यूशन सेक्शन 20 की रीति से होगा और एग्जीक्यूशन कराने की पावर रेंट ट्रिब्यूनल। ये बात मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि वो एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स का रेंट ट्रिब्यूनल कैसे कराता है। अभी ध्यान देने की बात ये है, तो भी ऑर्डर्स फाइनल ऑर्डर्स पास होते हैं राजस्थान एक्ट के तहत, का एग्जीक्यूशन सेक्शन 20 के अंतर्गत रेंट ट्रिब्यूनल कराने का पावर दिया गया है। ये रेंट ट्रिब्यूनल के प्रेजाइडिंग ऑफिसर वर्किंग के संबंध में, जूरी के संबंध में मैंने आप लोगों को बताया। अब रेंट ट्रिब्यूनल की पावर्स क्या होती हैं मैं बाद में बताऊंगा। अब आते हैं अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का कुछ बता दिया कि कैसे सेक्शन 19 के अंतर्गत। अब और कोई ओरिजिनल तरह का ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का, इसके पास अपील में आती हैं। इससे पहले इसको कंक्लूड करूँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रेंट ट्रिब्यूनल के संबंध में रेंट ट्रिब्यूनल की एक और पावर है सेक्शन 22A के अंदर, 22A की क्लॉज 2 एंड 3। रेंट अथॉरिटी, जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, जो ऑर्डर्स पास करती है उनको चैलेंज अपील में रेंट ट्रिब्यूनल में किया जा सकता है। ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स रेंट अथॉरिटी पास करती है के खिलाफ अपील हो सकती है रेंट ट्रिब्यूनल में। का रेंट ट्रिब्यूनल दो तरह की पावर एक्सरसाइज करता है, एक तो ओरिजिनल एजुकेशन जहाँ पे लिटिगेशन सीधा के सामने फाइल होता है तो डिसाइड करना होता है, दूसरा रेंट अथॉरिटी जो ऑर्डर्स पास करती है वो ऑर्डर्स चैलेंज हो सकते हैं अपील में रेंट अथॉरिटी के रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, न कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल तो केवल रेंट ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर्स पास किए उनकी अपील सुनता है, लेकिन रेंट अथॉरिटी जो ऑर्डर्स पास कर रही है उनकी अपील रेंट ट्रिब्यूनल सुनेगा सेक्शन 22A में। और अपनी पावर के तहत रेंट ट्रिब्यूनल की पावर है कि उनको ऑर्डर्स को, अगर उसको लगता है वैसा करना ठीक है, विधि सम्मत है, ऑर्डर्स को रिवर्स कर सकता है, आल्टर्ड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। 22A की भी एक पावर रेंट ट्रिब्यूनल के पास है। अब आते हैं अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की बात मैं बता रहा था, उस बात को आगे कंटिन्यू करूँ। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास में जुडिक्शन इस एक्ट के अधीन में केवल अपीलेट जुडिक्शन, अपील किसके, रेंट ट्रिब्यूनल के फाइनल ऑर्डर्स के खिलाफ अपील होगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि रेंट ने रेंट अथॉरिटी के ऑर्डर्स के खिलाफ बतौर अपीलेट ट्रिब्यूनल काम करते हुए जो ऑर्डर्स पास किया है तो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। जब आप सेक्शन 22 से पढ़ते हैं तो जाती है कि सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल पास अंडर सेक्शन ए, द ऑर्डर ऑफ द रेंट अथॉरिटी शैल बी फाइनल। मतलब इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि अगर रेंट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया है तो रेंट ट्रिब्यूनल के सामने तो चैलेंज कर सकता है, और रेंट ट्रिब्यूनल जैसा भी ऑर्डर करेगा उसके अधीन रहते हुए रेंट अथॉरिटी का ऑर्डर फाइनल होगा। इसका मतलब है कि ऑर्डर रेंट अथॉरिटी का ऑर्डर या रेंट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आगे चैलेंज नहीं हो सकता अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में केवल वही ऑर्डर्स रेंट ट्रिब्यूनल के चैलेंज हो सकते हैं तो ऑर्डर्स एक ओरिजिनल जुडिक्शन के तहत रेंट ट्रिब्यूनल ने पास किए हैं। सेक्शन 6-7 का कोई ऑर्डर है, सेक्शन 9 में बेदखली की पिटीशन को तय करते हुए ऑर्डर पास किया है, सेक्शन 10 में कोई ऑर्डर बेदखली का पास किया है, या सेक्शन 11-12 में कोई ऑर्डर पास किया है, ये इस तरह के ऑर्डर हैं चैलेंज हो सकते हैं, रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा पास किए गए चैलेंज हो सकते हैं अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। ये पहला क्षेत्राधिकार है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। दूसरा क्षेत्राधिकार एक सेक्शन 19 सब क्लास 6 में दिया गया है,
1906 के अंदर अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल को ये पावर दी गई कि वो रैंक ट्रिब्यूनल एक रैंक ट्रिब्यूनल से दूसरे रैंक ट्रिब्यूनल के केसेस ट्रांसफ़र कर सकता है। स्थिति लेकिन ऑलवेज ये स्थिति नहीं आती। जनरली ये होता है कि एक एरिया के लिए एक ही रैंक ट्रिब्यूनल है और एक ही अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल है। ऐसे में तो एक रैंक ट्रिब्यूनल अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाके तो टेरिटोरियल जुडिक्शन में रैंक ट्रिब्यूनल नहीं है उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हाँ, ये सेक्शन 19 के प्रोविजन तब तो लागू हो सकते हैं जब एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक से ज़्यादा रैंक ट्रिब्यूनल है और एक अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल है। कंडीशन के अंदर रैंक ट्रिब्यूनल के पावर अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल की पावर दी गई, एक रैंक ट्रिब्यूनल जैसे दूसरे रैंक ट्रिब्यूनल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ब्रॉडली पावर्स हैं रैंक ट्रिब्यूनल और अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार ध्यान से सुनना और ग्रेस्प करने की कोशिश करना। और साथ ही मैं एडवाइस करूँगा कि आप जब ये वीडियो सुने साथ ही उसके बाद में, या तो वीडियो सुनने से पहले या वीडियो सुनने के बाद में, पेयर प्रोविज़न है राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट के, वो ज़रूर आप एक बार देखें, पढ़ें। थैंक यू।